मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोती पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस ई लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे अपन ने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत को लेकर के कि डेविड ईस्टन ने जो अपना व्यवस्था सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था उस व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने किस प्रकार के परिवेश की जो चर्चा थी उन्होंने कही थी। अर्थात सबसे पहले अपन ने देखा था कि डेविड ईस्टन का जो ये व्यवस्था सिद्धांत जो था उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम उस पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और व्यवस्था सिद्धांत का जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया था वो उनकी पुस्तक का नाम था ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। उस पुस्तक में उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत का एक चित्र जो था वो प्रस्तुत किया था। और प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि डेविड ईस्टन जो राजनीतिक व्यवस्था की जो चर्चा करता है इसको समाज की एक उपव्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है। कहता है कि समाज जो है वो एक व्यवस्था है और राजनीति जो है उस समाज की एक उपव्यवस्था है। उसके संदर्भ में उस चीज को स्पष्ट भी करता है। वो समाज को पर्यावरण की संज्ञा देता है और कहता है कि समाज अर्थात जो ये पर्यावरण है ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और राजनीतिक व्यवस्था जो है इस पर्यावरण अर्थात इस समाज को प्रभावित करती है। तो ये एक दूसरे को क्या है प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में उनको उन्होंने प्रस्तुत किया था। आज अपन देखेंगे व्यवस्था सिद्धांत के भाग। आज का अपना जो क्लास जो रहेगी व्यवस्था सिद्धांत के भाग उनको अपन देखते हैं कि व्यवस्था सिद्धांत के उन्होंने कौन कौन से जो भाग जो हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से अपन इन चीजों को क्या है समझने का प्रयास करेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था समाज के रूप में समाज संपूर्ण समाज जो है उसको उसमें पर्यावरण की संज्ञा संपूर्ण पर्यावरण की संज्ञा देता है। इसको अपन क्या मानते हैं कि समाज मानते हैं और इस समाज को वह पर्यावरण की संज्ञा देता है। ये क्या है पर्यावरण है। इसको वह पर्यावरण की संज्ञा दे देता है और यहां वह मीडियम जो इसका मध्यम जो स्तर है मीडियम इसमें वो रखता है यहां कहता है रूपांतरण प्रक्रिया। अब जो ये समाज है इस समाज में राजनीतिक जो व्यवस्था है, ये मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था एक संस्था है और यहां इस राजनीतिक संस्था के लिए समाज से क्या होती है मांग उठती है। क्या उठती है मांग उठती है। तो यहां मांग है और साथ में इस मांग के साथ समर्थन। मांग वही मांग ज्यादा प्रभावित करती है जिस मांग के साथ समर्थन भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गया मांग और ये हो गया समर्थन। अब इस रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से यहां जो सरकारों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसके संदर्भ में वो कहता है कि भाई यहां पे नीतियां बनती हैं और निर्णय होते हैं। क्या होते हैं निर्णय बनते हैं। दूसरी ओर इस व्यवस्था सिद्धांत में वो अपन एक चीज और भूल गए थे लिखना, मैं लिख देता हूं आर्गत व निर्गत मॉडल भी कहते हैं। आर्गत निर्गत मॉडल। तो ये जो मांग और समर्थन जो समाज से उठता है इसको वो क्या कहता है आर्गत इनपुट के रूप में देखता है और ये है निर्गत आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के रूप में इसको देखा जाता है समझा जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि जो फीडबैक यानी कि आपने मांग रखी समर्थन रखा सरकारों के द्वारा जो निर्णय लिया गया नीतियां बनी फिर उन नीतियों के संदर्भ में निर्णय के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया रहती है उसको बोलते हैं फीडबैक या पुनर्निवेश। फीडबैक या
पुनर्निवेश, पुनर्परिवेश, पुनर्निवेश, इन नामों के आधार पे प्रतिसंवरण भी बोलते हैं इसको, संवरण। तो अब देखिए ये उसका मॉडल है और इसके द्वारा कार्य है, उन कार्यों का अपन ये कहते हैं कि सत्तात्मक आवंटन करना, यानी कि जो कार्य है कार्यों का सत्तात्मक आवंटन करना। ये डायग्राम पहले आप बना लीजिए, यानी कि ये जो कार्य जो होता है ये मुख्य कार्य है, सरकार का जो कार्य होता है ये मुख्य कार्य होता है, जिसमें उन कार्यों का सत्तात्मक आवंटन करना। तो ये एक बार का डायग्राम बना लीजिए, फिर अपने डायग्राम के माध्यम से आगत, निर्गत, मांग, समर्थन, रूपांतरण प्रक्रिया, पर्यावरण, फीडबैक जो है इनको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि व्यवस्था सिद्धांत जो है डेविड स्टील का, उसको आर्गत निर्गत मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आर्गत निर्गत मॉडल कहते हैं इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या रहा उसके प्रति आउटपुट क्या है, फिर उसका फीडबैक जो होता है वो क्या है, वो चीजें यहाँ पे देखी जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ डेविड स्टील जो है वो कहता है राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रमुख कार्य है, राजनीतिक व्यवस्था जो है इसका प्रमुख कार्य है मूल्य अर्थात संसाधनों का सत्तात्मक यानी वेद परक आवंटन करना। पहली चीज कि राजनीतिक व्यवस्था, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो मैंने यहां पे लिखा है ना, राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है, वो है मूल्यों की बात यहां पे करते हैं कि मूल्य अर्थात संसाधन, मूल्यों के रूप में वो किसको देता है हमें, संसाधन जो होते हैं, संसाधन मूल्यों का सत्तात्मक अर्थात वेद परक आवंटन करना है। यानी कि ये राजव्यवस्था की मतलब सरकार जो होती है, उस सरकार का प्रमुख कार्य क्या है, मूल्य अर्थात संसाधनों का सत्तात्मक यानी वेद परक आवंटन करना है, वेद परक आवंटन करना है। और इसी प्रक्रिया को वह अपने इस आर्गत निर्गत मॉडल के माध्यम से क्या करता है, इसके कुछ भाग बताता है कि मूल्य अर्थात संसाधनों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अब अपने एक एक भाग को लेते हैं। सबसे पहला भाग आता है इसका नंबर 1, वो आप लिख लीजिए आर्गत, इनपुट। आर्गत का मतलब होता है इनपुट। अब इनपुट में वो क्या कहता है, डेविड स्टन आर्गत में मांग और समर्थन दोनों को शामिल करता है। यानी जो ये आर्गत है इसमें आपको दिखाई दे रहा है मांग भी है और समर्थन भी है। तो आर्गत में डेविड स्टन जो है वो मांग और समर्थन दोनों को शामिल करता है और वो कहता है कि ये मांग और समर्थन जो है वो कहां से उठते हैं, पर्यावरण। इधर भी पर्यावरण है तो इधर भी क्या है, पर्यावरण है। कि ये मांग और समर्थन जो है वो पर्यावरण से उठते हैं और वो मांग और समर्थन के कुछ प्रकार बताता है। मांग और समर्थन के कुछ प्रकार बताता है कि मांग कितने प्रकार की होती है और समर्थन कितने प्रकार का होता है। तो दोनों के वो चार चार भाग बताता है कि 4 ही प्रकार की तो मांग होती है और 4 ही प्रकार के समर्थन होते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पहली चीज आपको समझ में आ गई कि आर्गत के अंदर डेविड स्टन जो है मांग और समर्थन दोनों को शामिल करता है और कहता है कि मांग और समर्थन जो है वो पर्यावरण से उठते हैं यानी समाज से उठते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो पहली चीज तो ये होगी। अब है यहाँ पे ये मांग के भी वो 4 प्रकार बताता है, समर्थन के भी वो 4 प्रकार बताता है। अब मांग के 4 प्रकार कौन कौन से वो आप लिख लीजिए। पहला है वस्तु व सेवाओं के आवंटन संबंधी मांग। पहली मांग तो होगी वस्तु व सेवाएं,
जो है उनके आवंटन संबंधी मांग, समझ गए? जैसे नौकरी है, भत्ता है, राशन है, इनके आवंटन वेदपरक तरीके से योग्यता के आधार पे, आवश्यकता के आधार जो होता है, समाज में पिछड़े लोग हैं उनके आधार पर सरकारें जो है वो व्यवस्था करती है वेदपरक तरीके से। तो पहली चीज होगी वस्तुगत सेवाओं, दूसरा है व्यवहार के नियमन संबंधी मांग, दूसरा आ गया व्यवहार के नियमन से संबंधित मांग, यानी व्यवहार जो होता है, व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, उस व्यवहार के नियमन संबंधी जो मांग होती है, जैसे समाज में अपराध है या दूसरी कोई चोरी है, कोई डकैती, इस प्रकार की जो घटनाएं उठती हैं, तो इनके प्रति भी सरकारों के लिए नियम बनाने की, सख्त से सख्त कानून बनाने की जो मांग जो होती है वो समाज से, यानी परिवेश जो पर्यावरण जो होता है उससे उठती है। तीसरा आता है सहभागिता। सहभागिता, तीसरा सहभागिता की चर्चा करता है, और सहभागिता में आता है कि सरकार जो होती है वो सभी के साथ मिलकर के और विकास के जो कार्य हैं उनको करती है। तो उनके लिए जो पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से कोई कमजोर है, किसी प्रकार से कोई असहाय है, तो उनके लिए सरकार जो होती है उनके हितों के लिए आरक्षण की मांग करती है, या उनके दूसरे जो हित होते हैं उनकी मांग को स्वीकार करती है। तो ये होती है सहभागिता, यानी सरकार सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। चौथा होता है सूचना संबंधी, सूचना संबंधी मांग, सूचना मांगी जाती है। तो ये सूचना का अधिकार जो वर्तमान में आप सरकारों के, राज्य सरकारों के केंद्र से दिखाई देता है, तो ये सूचना का अधिकार इसमें शामिल होता है कि आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मांग होती है, और इसी प्रकार की ये जो चीजें हैं यही समर्थन में आ जाती है कि भौतिक समर्थन होता है। भौतिक समर्थन में जनता जो होती है वो, मान लीजिए मैं समर्थन में लिख देता हूं, कर वगैरह दिया जाता है सरकार को, तो वो भौतिक समर्थन होता है, तो वो इसमें शामिल होता है, उसको भौतिक समर्थन के रूप में रखा जाता है। दूसरा आता है व्यवहार के नियमन संबंधी, कानून का पालन करना में, जो भी कानून बने हैं जन समुदाय के हितों के लिए बने हैं, तो उन कानूनों का पालन करना, व्यवहार के नियमन, सहभागिता, सूचना, यही नाम वापिस यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ 4 प्रकार की मांग हो गई और 4 प्रकार का समर्थन हो गया। तो इस प्रकार डेविड ह्यूस्टन ये जो आर्गत है, जो इनपुट है, उसको ऐसे कहता है कि मांग और समर्थन जो है ये पर्यावरण से उठते हैं, दोनों साथ, दोनों का समर्थन करता है, दोनों साथ उठते हैं। और मांग 4 प्रकार की होती है, समर्थन भी 4 प्रकार का होता है। और उसके बाद सरकारों के पास जो मांग पहुंचती है, जिस मांग में ज्यादा समर्थन होता है, मांग ज्यादा प्रभावशाली होती है, अति आवश्यक होती है, मान लीजिए अभी अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसके लिए किसी विशेष प्रकार के कानून की निर्माण होती है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, ऐसा नियम बनाना होगा, इन चीजों को रोकना होगा, तो उन मांगों के प्रति जो समर्थन का जो सैलाब है वो अगर अत्यधिक रूप में दिखाई देता है, बड़े पैमाने में दिखाई देता है, तो वहां सरकार अपनी जो प्रक्रिया होती है, रूपांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से उनके प्रति तुरंत नीतियों का निर्माण करती है, तुरंत उन पर निर्णय लेती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। दूसरा आता है रूपांतरण की प्रक्रिया। पहला तो आ गया आर्गत, दूसरा आ गया रूपांतरण की प्रक्रिया। अब इस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या आता है कि यह सरकार का प्रतीक है। रूपांतरण प्रक्रिया किसका प्रतीक है? सरकार का प्रतीक है। साथ साथ में लिख लीजिए, रूपांतरण प्रक्रिया सरकार का प्रतीक है और आगत को निर्गत में बदलने का कार्य करती है। यह आगत है, इसको निर्गत में बदलने के लिए जो कार्य करती है वो इस रूपांतरण प्रक्रिया में होता है। तो यहाँ रूपांतरण प्रक्रिया जो है वो सरकार का प्रतीक है, और सरकार जो है वो आगत को निर्गत में, यानी इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, अब आता है तीसरा, निर्गत आउटपुट। अब क्या होता है कि इस निर्गत के अंदर डेविड ह्यूस्टन जो है यहाँ पे तो मांग और समर्थन को शामिल करता है, निर्गत में डेविड ह्यूस्टन नीति और निर्णय को शामिल करता है। और यहां पर भी क्या कहता है, अलग अलग प्रकार इनके जो है वो यहाँ पे बताता है कि जो निर्गत जो होता है उसके कुछ 4 प्रकार जो है वो यहाँ पे बताता है। दोहन का संबंध है, व्यवहार है, सहभागिता है, सूचना है, यानी एक ही चीज से जो है, बाकी तो व्यवहार का नियमन, सहभागिता और सूचना, यही 3 इसमें और यही 3 यहाँ पे आएंगे। यहाँ केवल वस्तु सेवाओं के आवंटन की बात कर रहा है, यहाँ भौतिक समर्थन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो समर्थन किया जा रहा है
वो दोहन संबंधी जो समर्थन होता है, कार्य जो होते हैं सरकार के, उनको यहाँ पे शामिल करता है। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि डेविड ईस्टन जो है वो निर्गत के अंदर नीति और निर्णय को शामिल करता है, अर्थात सरकार के द्वारा जो आर्गत मांग और समर्थन सरकार को मिला है उसके संदर्भ में रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के द्वारा नीति और निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती है, तीव्र गति से निर्णय लिए जाते हैं। वो चीजें जो यहाँ होती है वो निर्गत के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद चौथा आता है, ये चौथा है फीडबैक। चौथा है फीडबैक। इसमें डेविड ईस्टन क्या कहता है, वो कहता है कि ये संचार या मीडिया का प्रतीक है, ये संचार या मीडिया का प्रतीक है। यह निर्गत को पर्यावरण तक पहुंचाता है और जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाता है। अब आप यहां पे केवल और केवल क्या देख रहे हैं, फीडबैक को आपको किसका प्रतीक मानना है, मीडिया का प्रतीक मानना है साहब, बस। इसके अलावा आपको कहीं दूसरी चीज पे विचार विमर्श नहीं करना है, केवल और केवल आप ये मानिए कि ये मीडिया का प्रतीक, किसका प्रतीक है, मीडिया का प्रतीक है। और ये निर्गत जो होता है वो पर्यावरण तक पहुंचता है, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी कोई निर्णय लिया गया या निर्णय में देरी हो रही है, देरी क्यों हो रही है, ऐसी चीजों को वो या क्या करता है, वापिस इस पर्यावरण तक यानी कि इन लोगों तक पहुंचाता है और उसके बाद यहां से पुनः उनके प्रति प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डेविड ईस्टन ने आगत और निर्गत के माध्यम से जो चीजें स्पष्ट की है उनको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उस व्यवस्था सिद्धांत को आर्गत और निर्गत मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी ओर वो समाज जो है उस समाज को पर्यावरण का नाम देता है, यानी पर्यावरण की संज्ञा देता है। और यहां पे वो आर्गत और निर्गत के माध्यम से दो टुकड़े करता है। आर्गत के अंदर वो मांग और समर्थन रखता है जो समाज से उठती, किसी भी कार्य के प्रति लोग मांग करते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं, वे अधिकार हैं, अपन भी अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं, तो मांग करते हैं उन अधिकारों के पीछे कितना जन समर्थन जुड़ा हुआ है, कितने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, सरकार उसको भी देखती है, यानी समर्थन भी देखती है कि कितने लोगों के इस मांग के प्रति समर्थन जो है वो जुटा हुआ है। इसके अलावा जो रूपांतरण की प्रक्रिया है ये सरकार का प्रतीक होती है, जहां मांग और समर्थन के संदर्भ में जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। तो इस आधार पर भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। फिर आता है निर्गत। निर्गत में नीति और निर्णय वो शामिल होते हैं। और फिर अंत में उन्होंने दिया फीडबैक। फीडबैक जो होता है वो मीडिया का प्रतीक होता है, अर्थात मीडिया जो होता है वो सरकार के जो भी कार्यशैली है वो यहाँ पे इस पर्यावरण तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो बेसिकली इस मॉडल के माध्यम से जो मुख्य कार्य बताया था राज व्यवस्था में वो है मूल्य, अर्थात जो संसाधन जो है उन संसाधनों का सत्तात्मक यानी वेदपरक तरीके से आवंटन करना है। क्या करना है? वेदपरक तरीके से, यानी सबको साथ सहभागी रूप से सरकार जो होती है सबको साथ लेकर के चलने का कार्य करती है। तो यहाँ ये जो मूल्य संसाधन जो है उनके सत्तात्मक जो आवंटन है उस प्रारूप को यहाँ पे जो है डेविड ईस्टन ने प्रस्तुत किया है। अर्थात जो आवंटन सरकारों के द्वारा होता है वो आवंटन किस प्रकार से होता है, उनकी मांग किस प्रकार से उठती है, समर्थन किस प्रकार जुड़ा होता है, और फिर रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से सरकारें किस प्रकार से नीतियां बनाती है, किस प्रकार से निर्णय लेती हैं। वो केवल और केवल उन मूल्य उन संसाधनों की बात करता है कि उन संसाधनों का आवंटन सरकारें किस प्रकार से करती है एक सहभागिता के रूप में। तो ये था डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत के भाग आगत निर्गत मॉडल। तो आज की क्लास में अपन ने इसको समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे कि भी आप आज की इस क्लास के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को समझें। आगे अपन एक नए सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।